Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो स्टैंड है उसको क्लियरिफाई किया गया। आने वाले समय के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे आर्टिकल 240 के थ्रू इंक्लूड है वो नहीं किया जाएगा। अभी जो प्रपोजल है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ मेकिंग पावर है जिसको सिंप्लीफाई किया जा सके यूटी के रिगार्डिंग में, तो प्रपोजल अभी स्टिल कंसिडरेशन का जो फेज है इसी के रिगार्डिंग में है। तो स्टूडेंट्स, आपको आर्टिकल 240 के बारे में जो जानकारी है वो होना चाहिए हमारे यूपीएससी के एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अब देखिए कि आर्टिकल 240 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावर ग्रांट करता है। प्रेसिडेंट को 3 एरियाज के रिगार्डिंग में लॉ मेकिंग का जो पावर है वो ये ग्रांट करता है। पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में वहाँ पे जो कानून है, जो रेगुलेशंस हैं वो कैरी आउट किए जा सकते हैं। हमारे कुछ यूटीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेजेंस है वो नहीं है, उन यूटीज को इसमें इंक्लूड है वो किया गया है। अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर और नागर हवेली हैं जो एक सेपरेट यूटी हुआ करते थे, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, इनको कि 2019 के समय एक ही यूटी के रूप से इंक्लूड है वो कर दिया गया। और आप देखिए स्टूडेंट, जो पुडुचेरी का एरिया है जो कि आप देखिएगा आर्टिकल 239 ए के थ्रू उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेजेंस है वो दिया गया है। तो आर्टिकल 239 ए के थ्रू वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो फंक्शन के अंदर में नहीं है, तो पुडुचेरी के रिगार्डिंग में भी पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से प्रेसिडेंट है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस को कैरी आउट है वो कर सकते। अगर चंडीगढ़ के रिगार्डिंग में जो 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो कि विंटर सेशन के समय पास होता है, तो प्रेजेंट समय में जो चंडीगढ़ जब पंजाब और हरियाणा का डिवाइड होता है 1966 के समय, तो एक जॉइंट कैपिटल के रूप से जो इसको सेटअप किया गया था। अब देखिए कि जॉइंट कैपिटल के रूप से सेटअप था तो पंजाब के जो गवर्नर हैं उनको एडिशनल चार्ज हुआ करता है इसके एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप से। चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके रूप से पंजाब के जो गवर्नर हैं वो वर्क किया करते हैं। अगर ये बिल यहाँ पे पास होगा तो एक सेपरेट जो एलजी है वो आप देखिए कि अपना वर्क करेगा चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में वन ऑफ द प्लान सिटी के रूप से हम चंडीगढ़ को जो कंसीडर हैं वो किया करते हैं। एक स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट हुआ करते थे, ली कॉर्बुजियर नाम उनका नेम है। तो आप देखिए कि उनके द्वारा चंडीगढ़ का जो आर्किटेक्ट है, चंडीगढ़ का जो प्लानिंग है वो किया गया था। स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट प्लान सिटी है, बट एंशियंट इंडिया के अंदर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स हैं उनको प्लान सिटी के रूप से कंसीडर करते हैं, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, क्योंकि वहाँ पे जो टाउन प्लानिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं, जब यहाँ पे एक्सकावेशन है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे प्रोसेस को कैरी आउट किया, तो उनका जो टाउन प्लानिंग का जो आर्किटेक्ट है वो काफ़ी बेटर कंडीशन में आपको मिलेगा। फिर आप देखिए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में बताया गया है हमारे जो फॉर्मर सीजीआई हैं उनके द्वारा, कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मीनिंग ये नहीं है कि जो जजमेंट है उसको ओवर रूल है वो किया जाए। एक ओपिनियन है वो बताया जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कोर्ट के द्वारा। कोर्ट अपना ओपिनियन है उसको डिनाई भी कर सकता है, जैसे 90s के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। और ये जो प्रैक्टिस है इसका अगर हम सोर्स के बारे में रीड करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931 के अंदर में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो सोर्स है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि ये कंप्लीट प्रोसेस को हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे क्लीन एयर के रिगार्डिंग में जो एयर क्वालिटी का जो प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर में, तो उसके पर्सपेक्टिव से एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट वो किया है कि क्लीन एयर है उसका रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट कंडीशन के अंदर में। तो आप देखिए कि 2024 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एम के रंजीत सिंह केस है, एम के रंजीत सिंह केस के अंदर में क्या ऑब्जर्व किया था कि हर एक पर्सन को राइट है, राइट टू फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट से वो फ्री रहे यहाँ पे। और ये जो राइट है वो किसके थ्रू दिया गया है, आर्टिकल 14 का पार्ट भी इसको बताया गया था और आर्टिकल 21 का पार्ट भी इसको बताया गया। तो फंडामेंटल राइट का ये पार्ट है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्लीन इन्वायरमेंट आपका होना चाहिए, किस फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फिर आप देखिए कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो कि 3 कंट्रीज का एक फोरम है जिसको कि ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन के थ्रू सेटअप किया गया। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन के थ्रू कब सेटअप किया गया, 2003 के समय में। 3 कॉन्टिनेंट से ये कंट्रीज हैं वो बिलोंग करते हैं। 3 इंपोर्टेंट डेवलपिंग ये कंट्रीज हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसको भी ये शो किया करते हैं।
तो G20 का मीटिंग जो कि साउथ अफ्रीका के वहाँ पे हुआ है, उसी के साइडलाइन के अंदर में इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के जो लीडर्स हैं वो मिले हैं, जिन्होंने डिस्कस किया है कि आने वाले समय में सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में NSA लेवल का जो मीटिंग्स हैं उनको भी ये 3 कंट्रीज ऑर्गेनाइज करेंगे। डिजिटल इनोवेशन का जो सेक्टर है उसके अंदर भी अलायंस उसको कैरी आउट करेंगे, तो डिजिटल इनोवेशन का जो सेक्टर है उसमें भी अलायंस वो किया जाएगा। और इम्पोर्टेंस बताया गया है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसको रिफॉर्म का ज़रूरत है, यहाँ पे मोर कंट्रीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्ट बताता है कि फ्यूडल जो प्रैक्टिस हैं, जो कॉलोनियल एरा का कुछ प्रैक्टिस है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के अंदर में, जैसे कि किसी पर्सन को चौकीदार के रूप से एड्रेस है वो किया जाना, तो इन प्रैक्टिस को यहाँ पे स्टॉप करने का ज़रूरत है, एक रिपोर्ट के अंदर में बताया गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट के बारे में मोर इक्वलिटी है वो दिया जाए, मोर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट है वो दिया जाए किसी भी पर्सन को। साइबर स्लेवरी क्या है कि ऐसे पर्सन जिनको कि साइबर फ्रॉड के अंदर में फोर्सफुली इंगेज है वो कर दिया जाता है, स्पेशली म्यांमार और थाईलैंड का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये प्रैक्टिस आपको मिलेगा। जो अभी पिछले कुछ समय से न्यूज के अंदर में था, कुछ कुछ यूथ पर्सन्स को उत्तराखंड से म्यांमार के लिए सेंड करने वाले जो पर्सन हैं जिनको कि अथॉरिटीज ने अरेस्ट है वो किया। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ओथ प्रोसेस को कैरी आउट है वो किया गया। तो सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। 1950 से लेकर 73 तक एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उनको एज ए सीजीआई के रूप से अपॉइंट है वो किया जाएगा। फिर 73 के समय इसका वायलेशन होता है कि एक यहाँ पे सीनियर मोस्ट पर्सन है उनको सुपरसीड करते हुए एक पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है, एन रे नाम से जो हमारे सीजीआई हैं वो सर्व करते हैं उस दौरान में। 77 के समय भी ये प्रैक्टिस में वायलेशन होता है। 1993 में जब सेकंड जज केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो डिस्क्रिशन है उसके रिगार्डिंग में अपना इंफॉर्मेशन है वो बताया कि यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उन्हीं को आपको एज ए सीजीआई के रूप से अपॉइंट है वो करना होगा। तो हमारे जो नए सीजीआई हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि वुमेन सीजीआई इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है अभी तक नहीं हुआ है। जस्टिस जो बीवी नागरत्ना मैम है वो आने वाले समय के अंदर में ऐसा प्रेसिडेंस है कि वो फर्स्ट वुमेन सीजीआई के रूप से सर्व है वो कर सकते। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनमें रिफॉर्म का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि का एक तो आप देखिए कि कंटिन्यूस ट्रस्ट डेफिसिट है। किसी भी आप स्टेट में जाइए, उनके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हुआ करते हैं उसमें ट्रस्ट डेफिसिट है। तेलंगाना के वहाँ पे इनका एक मीटिंग होगा, ये जो हमारे कंट्री के अंदर में स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन का ओरिजिन है वो क्या है। 1919 का जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट है जिसको कि हम मोनफोर्ड एक्ट के रूप से भी जानते हैं, तो आप देखिए कि उसके द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको सेटअप किया गया था। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1935 के समय जब प्रोविंसेज इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं उनको ऑटोनॉमी भी दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। तो हर एक प्रोविंस के अंदर में जो यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका इस्टेब्लिशमेंट हो। 1985 में जो यूपीएससी है उसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, जो कि स्टेट्स के अंदर में आपको नहीं मिलेगा। तो एक सेपरेट मिनिस्ट्री को बनाने का ज़रूरत है। यहाँ पे जो मिनिमम एज हुआ करता था जो 60 से लेकर 62 जो किया गया था इसके थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो उसके थ्रू एक मिनिमम जो एज है उसको भी यहाँ पे डिसाइड है वो किया जाए। एपॉलिटिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो नहीं होना चाहिए इनके ऊपर में, कंप्लीटली इनका रोड मैप है वो होना चाहिए जिससे कि ट्रस्ट है उसको बिल्ड किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट फूड सेफ्टी के बारे में है, हमारे यहाँ पे जो पैकेज फूड है, जो अनपैकेज फूड है, जो इनफॉर्मल फूड का जो प्रैक्टिस है, स्पेशली जो स्ट्रीट फूड की रिगार्डिंग, इन सभी का जो रेगुलेशन है वो आपको एफएसएसआई के थ्रू आपको मिलेगा। तो समय के साथ में ज़रूरत क्या है कि जो पैकेज फूड का तो रेगुलेशन हुआ करता है, अनपैकेज फूड जो स्ट्रीट फूड है उसका भी रेगुलेशन है वो किया जाए, क्योंकि जो हाइजीनिक कंडीशंस है वो बेटर नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस बेटर नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिले हैं। कंटिन्यूस जो ऑयल उनके द्वारा यूज किया जाता है उसका बार बार रीयूज करना, ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस हैं जो हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। और हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं तो आपको यहाँ पे जो हेल्थ इसके इसके रिगार्डिंग में जो इम्पैक्ट आपको जो फूड बोर्न इलनेस है उसके रूप से आपको इम्पैक्ट मिलेगा। जो 1,20,000 के आसपास जो डेथ है वो भी इसी तरीके से कंटामिनेटेड फूड है उसको कंज्यूम करने से आपको मिला करती हैं। तो समय के साथ में जो इनफॉर्मल हमारा फूड का सेक्टर है उसको भी रेगुलेट करने का ज़रूरत है।
WHO का मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, उनके बारे में बताया गया है कि जब G20 का मीटिंग हुआ था तो गुजरात डिक्लेरेशन के थ्रू जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, आयुष मिनिस्टर के द्वारा ये लिखा गया है। और फ्यूचर का जो हेल्थ का जो प्रैक्टिस है वो हमारा ट्रेडिशनल के साथ में होना चाहिए, जिससे कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है उनको भी यहाँ पे प्रमोट है वो किया। G20 के मीटिंग के दौरान में पीएम सर ने एआई का जो मिसयूज है उसके रिगार्डिंग एआई कॉम्पैक्ट के बारे में बताया गया। 2026 के समय हम एआई का एक समिट को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसका जो थीम रहेगा कि सभी लोगों का वेलफेयर हो, सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाय है, उसका थीम है वो रखा जाएगा। साइडलाइन के अंदर में G20 की मीटिंग के साइडलाइन में साउथ अफ्रीका के लीडर के साथ में भी डिस्कशन हुआ है, मिनरल्स के रिगार्डिंग में ट्रेड को कैसे बूस्ट है वो किया जा सके और साउथ साउथ कोऑपरेशन है वो यहाँ पे बूस्ट है वो हो सके। फिर COP30 के अंदर में आप देखिए कि जो मीटिंग कंडक्ट हुआ ब्राज़ील के बेलम के वहाँ पे, तो अडेप्टेशन प्रोसेस में बताया गया है कि फोसिल जो फ्यूल्स का जो फ्री वर्ल्ड है उस पाथ को हमें अचीव पाथ को कैरी आउट करना है। स्टूडेंट्स वुमेन्स का जो कंटेनमेंट है उसको यहाँ पे सेटअप किया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे, जो कि चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर एरिया है। फिर आप देखिए कि अफ्रीका का जो यहाँ पे जो इलीगल ट्रेड है अफ्रीकन ग्रे पैरेट का, तो उसका इंफॉर्मेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स को, आरटीआई के रेस्पॉन्स में रिवील हुआ है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है जो यहाँ पे एक सेटअप एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इलीगल ट्रैफिकिंग है उसको डील किया करता है। श्रीलंका के सिचुएशन के बारे में है, वहाँ पे अपोजिशन का जो डिमांड है उसको बताया गया। नाइजीरिया के अंदर में वायलेंस का ये न्यूज है, नाइजीरिया जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, गल्फ ऑफ गिनिया के वहाँ पे। और ईरान के पर्सपेक्टिव से है यहाँ पे कि ईरान के बारे में जो वहाँ का जो सिचुएशन है उसको बताया गया है। फिर आप देखिए कि म्यांमार के अंदर में कंटिन्यूस जो स्कैम सेंटर्स है, जो इसको स्कैम सिचुएशंस हैं साइबर स्लेवरी का, उस न्यूज़ के बारे में है। और इजराइल ने फिर से आप देखिए कि बैरूत का जो एरिया है, जो लेबनान का एरिया है, वहाँ पे एक स्ट्राइक को कैरी आउट है वो किया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।